उस संविधान निर्मात्री सभा के सामने रखा गया जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का था, जिसमें कि एक्सप्लेन किए गए थे राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार और आज़ादी का अधिकार, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और दूसरा जो था वो था अल्पसंख्यक जो वर्ग थे हमारे देश के, उनके हितों का ध्यान में रखा जाना और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना। तो इस तरह के दस्तावेज उनके सामने आए थे। Thus some basic values were accepted by all leaders, यानी कि यद्यपि कुछ जो बेसिक वैल्यूज़ थी वे सभी नेताओं ने स्वीकार की थी, उनको स्वीकृति दी थी। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले, मेट टू डेलिबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डेलिबरेट भी किया गया, यानी कि उसे स्थान भी दिया गया। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि हमारे देश के कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के बहुत ही उनसे बहुत ही घनिष्ठता बनाए हुए थे, जिनके पारिवारिक संबंध थे ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि जो संवैधानिक प्रारूप देश के लिए बनना था उसमें जो अधिक सहमति व्यक्त की थी या अधिक उनका रुझान था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ भी ऐसा ही था कि उनके अंग्रेज शासकों के साथ कई के साथ बड़े मित्रवत और घनिष्ठ संबंध थे। तो ये लोग ऐसी घनिष्ठता के कारण अपनी जो मांगे थी उनको ना फेयरली नहीं रख पाते थे। तो इस तरह की बातें जो थी वो थी यहाँ पर। मतलब ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, यानी जो ब्रिटिश थे वो इन कमजोरियों को, यानी इस तरह के जो नेता थे उनकी कमजोरियों को भली भांति जानते थे, और उन्होंने क्या किया कि जो वोटिंग राइट्स थे, यानी वो इन नेताओं को दिखाने के लिए इंडियंस के समक्ष नया कुछ करते तो थे लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता था। तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिए। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स, यानी कि इस तरह से जो वोटिंग राइट्स लोगों को मिले या जो बेसिक्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो पर्याप्त नहीं थे, और जिसके कारण कि जो लेजिस्लेचर बना वो बहुत ही वीक इंट्रोड्यूस हो रहा था, यानी दिख रहा था कि अंग्रेज सरकार जो है वो बहुत कुछ करना नहीं चाहती। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937, उस समय 1937 में इलेक्शंस जो थे वो हुए, और ये इलेक्शंस जो थे ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन थे। और इसमें क्या हुआ कि मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बन रहा था उसमें ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इंडिया उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ थी, यानी जितने भी मंत्रालय थे, मंत्रालय तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कोल मिनिस्ट्री, जैसे जैसे कपड़ा, यानी जो आपके कपड़ा मंत्रालय और इस तरह के जो विभाग होते हैं वे सभी, जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट थे उन सभी के बारे में। तो क्या हुआ कि on that basis the British had introduced very weak legislatures. Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India, यानी कि पूरे भारत में चुनाव के बाद, यानी जो चुनाव हुए प्रोविंशियल काउंसिल के, उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज थी वो केवल और केवल किसको मिली थी? जो ब्रिटिश थे उनको, यानी कि उसमें भारतीयों की कोई भी भूमिका नहीं थी। तो बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस, लेकिन इससे भी क्या हुआ कि एक फ़ायदा हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडियंस को इस तरह के एक्सपीरियंसेस गेन करने के कोई मौके ही नहीं दिए थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियंस को
कोई नया अनुभव करने का मौका मिला था इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, ताकि वे जो वर्किंग लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ काम कर पाएँ। तो अब ये अनुभव उन्हें प्राप्त करने का मौका मिल रहा था। प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, और इस तरह के जो अनुभव थे बाद में देश को चलाने में बहुत मदद करने वाले थे, तो इससे हमारे देश को फ़ायदा ही हुआ। तो legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them, यानी कि बाद में जो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस बनने वाली थी, संस्थाएं बनने वाली थी, उनके साथ काम करने का मौका उनको लगा और अनुभव उनको गेन करने का मौका लगा। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। यानी भारतीय संविधान जो था वो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में डिटेल इकट्ठा कर रहे थे, एंड प्रोसीजर्स की प्रावधान क्या हैं, कैसे उन संस्थानों को चलाया जाएगा, उनके लिए नियमावली क्या होगी, इस तरह की चीज़ें जो थी उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में ही कलेक्ट कर ली थी। लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे कि भारत सरकार का जो एक्ट है 1935 वो इसी के तहत प्राप्त अनुभव से तैयार किया गया था। ईयर्स ऑफ, अब मैं पेज नंबर 24 पे हूँ। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मीन्स होता है एक विस्तृत विचार विमर्श किसी विषय को लेकर। तो ये एक संविधान को लेकर, यानी भारतीय संविधान को लेकर बात हो रही थी, तो यहाँ पर एक विस्तृत चर्चा जो थी वो इस विषय को लेकर हो रही थी। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीन्स रूपरेखा तैयार करना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट, यानी बरसों इस विषय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और संविधान की जो रूपरेखा थी तैयार की गई, उससे कुछ फ़ायदे हुए क्योंकि एक अच्छा समय मिल गया था डिबेट का। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यानी कि इससे जो बेनिफिट मिला वो बेनिफिट क्या था कि हमें अन्य देशों, यानी जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उन्हें अन्य देशों के जो संविधान से थे उनको उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिला था। बट ऑन आवर ओन टर्म्स, लेकिन ये हमने अपने तरीके से इसे लिया। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, यानी हमारे जो बहुत से नेता थे वे फ्रांसीसी क्रांति तो आप लोग पढ़ चुके हो, को आदर्श मानकर उससे भी प्रेरित हुए, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वो दुनिया की पहली ऐसी क्रांति थी जिसने कि लिबर्टी की बात की थी, यानी कि जहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर, भाईचारे को लेकर, आज़ादी को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर अधिकारों की बात हुई थी। तो हमारे जो नेता थे इस क्रांति के विचारों से या इस क्रांति के परिणामों को आदर्श मानते हुए प्रेरित हो रहे थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, तथा क्या हुआ कि जो प्रैक्टिस यानी जो सिस्टमेटिक जो एक वे था ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र को चलाने का, उससे भी उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किए। एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, तथा अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स था उससे भी उन्होंने कुछ अनुभव जो थे वो गेन किए। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, तथा एक समाजवादी जो क्रांति रसिया में हुई, रूस में हुई, उससे भी हमें इंस्पिरेशन मिली। हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि रूस की क्रांति से भी प्रेरित होते हुए जो समाजवादी क्रांति थी, जो वहाँ पर समाजवादी सोच जो वहाँ उजागर हुई, उससे भी भारत में जो नव संविधान लिखा जाना था उसमें सामाजिक और आर्थिक समानता का जो एक सिस्टम तैयार करना था, उसे शेप देने में मदद मिली भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा थी उन्हें।
yet they were not simply imitating what others had done. लेकिन ये भी आसान नहीं था कि हम सिंपली जो चीज़ें दूसरों से ले रहे थे उन्हें एज इट इज़ ही इमिटेट कर देते, ऐसा भी नहीं था। तो एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, यानी इन विषयों को लेकर भी क्या हुआ कि क्या ये स्टेप्स हमारे देश में अगर शामिल किए जाएं तो क्या ये हमारे देश को सूट करेंगे, इन पर भी बहुत सारे प्रश्न उठे। लेकिन हमारे पास क्योंकि ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, वर्षों का जो समय हमें मिला था उस संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष, उसके समक्ष क्या हुआ कि उन्हें इन पर डिबेट करने का अच्छा मौका मिला था और ये बहुत ही अनुकूल समय था। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन सभी कारकों ने हमारे संविधान को बनाने में योगदान दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके बारे में, कि हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन थे, कैसे काम कर रहे थे, कैसे बना हमारा जो भारतीय संविधान है। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स, यानी यहाँ पर आपको एक बहुत ही विस्तार से एक उनका स्केच मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि संविधान निर्मात्री सभा में जो लीडर्स थे वो किस प्रकार से काम कर रहे थे। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के समय अदा किया। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly, यानी संविधान सभा जो थी उसमें ड्राफ्टिंग करने का यानी प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मा मिला, ये सभी जो थे इस असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन सभी को चुना गया था। उसके बाद इनके चयन के बाद जो सभा बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, ये जो संविधान निर्मात्री सभा थी इनके लिए जो चुनाव हुआ ये जुलाई 1946 में हुआ था। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इस से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी पहली बार वो 1946 में दिसंबर में हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जल्दी ही जो हमारा देश था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, यानी एक तो भारत जो मेनलैंड इंडिया और उसका एक कटा हुआ या पार्टीशन्ड पार्ट था जो पाकिस्तान कहलाया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये जो सभा हुई जो तैयार हुई उस समय चुनाव के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उस वो भी विभाजित थी आपस में, क्योंकि एक ने पाकिस्तान के लिए काम किया और दूसरे ने इंडिया के लिए काम किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, यानी भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें 299 सदस्यों को शामिल किया गया था संविधान को का प्रारूप तैयार करने के लिए। द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और इस असेंबली ने संविधान को एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन ये फॉर्मली शुरू किया गया 26 जनवरी 1950 को और ये गणतंत्र के रूप में लागू हुआ। और टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और इसी की याद में हम क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो, कि जो संविधान बनाया गया था आज 6 दशक पूरे होने के बाद भी क्या हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं?
वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न एबव, कि हमने एक रीज़न जो था वो पहले ही ऊपर नोट कर लिया था. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, कि संविधान में जो भी व्यूज़ उसके मेंबर्स के रखे गए थे उसका रिफ्लेक्शन जो लोगों के लिए यानी सिटीजन्स के लिए हो वो कैसा हो. तो जाहिर है कि अच्छा ही होना चाहिए. इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कंसर्न्स ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी एक कंसर्न्स थी लोगों में, एक आम सहमति बनाने की और उसे एक्सप्रेस करने की कि कैसे वो अपने जो विचार हैं उनको कैसे अभिव्यक्त करेंगे. ऑफ इट्स टाइम, इस समय many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. यानी विश्व में ऐसे बहुत सारे देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने संविधान को रीराइट मीन्स पुनः लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि इनमें से रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल, इनमें से जो कुछ रूल्स थे जो उनके संविधानों में वो पूरी तरह से वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं थे, उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे. स्वीकार्य क्यों नहीं थे? क्योंकि ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनमें कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण कि उन मतभेदों को दूर करने के लिए उन्हें कुछ जो बिंदु थे उन पर दोबारा से ध्यान देना पड़ा और उनको रीराइट करना पड़ा. इन सम अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों में अगर हम देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, यानी कुछ देशों में तो संविधान मात्र एक कागज का एक टुकड़ा है ऐसा कहा जा सकता है. नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, यानी लोग जो हैं उसको फॉलो नहीं करते, उसको वास्तविक रूप में उसका अनुकरण नहीं करते. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, लेकिन हमारे संविधान को लेकर जो अनुभव है वो बिल्कुल ही अलग है. ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, यानी लगभग एक आधी शताब्दी का समय बीत चुका है, 50 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है. सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन्ड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ जो समूह हैं वो कुछ संवैधानिक प्रावधानों को लेकर प्रश्न उठाते हैं. बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन, लेकिन एक जो बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे इसे लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाते. द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो तर्क संगत है, यानी कि वहाँ पर जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जो भी बातें वहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तर्क संगत हैं, उन्हें डिबेट किया जा सकता है. तो इस तरह से वहाँ पर हर प्रश्न का जो उत्तर है वो बहुत ही सार्थक है, उसे बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है. तो यहाँ पर जो है उसकी वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठाए जा सकते. दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस प्रकार की जो उपलब्धियाँ होती हैं किसी देश के संविधान में वो कभी कभी किन्हीं देशों में देखने को कम मिलती हैं भारत के मुकाबले. द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का जो दूसरा कारण है वो क्या है कि हमारे देश में क्यों लोग इसे एक्सेप्ट किए हुए हैं. कि द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी उसने क्या किया कि भारत के लोगों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि वो अपने यानी जो उनके राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की गारंटी देता है, इंडिविजुअली उनको सिक्योर करने की गारंटी देता है. ह्यूमन राइट्स पर यानी अच्छे एक्सप्लेनेशंस वहाँ पर दिए गए हैं जिस कारण की स्वीकार्य है सभी को. देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम.
यानी हमारे देश में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि महिलाओं को किन्हीं अधिकारों से वंचित रखा गया हो, तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है उसे देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन अपने देश में देखा ही नहीं. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें जिन सदस्यों को रखा गया था संविधान बनाने के लिए, वो सभी डायरेक्टली चूजन, यानी कि उनका वास्तविक रूप से उनका चुनाव हुआ था और उनको चुनाव के बाद ही सेलेक्ट किया गया था. इट वॉज elected mainly by the members of the existing provincial legislatures that we mentioned above. यानी कि वे सभी सदस्य थे जो कि उस सभा में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के साथ अच्छे अनुभव ले चुके थे और उन्हें चुनाव के बाद फॉर्मली इलेक्ट किया गया था. दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री. और ये सभी उस भौगोलिक क्षेत्र के हिस्से थे जो कि भारतीय गणतंत्र में कहीं ना कहीं उनके सदस्य थे, तो उनको इसमें चुना गया था. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी इसके बाद.